हेलो एवरीवन, आज की क्लास में बात करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन दी एसेट, नॉट इंडिविजुअल एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट। तो जो भी आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक का कौन सा वैल्यू, आवाज नहीं आ रही, क्लोजिंग WDV। तो क्लोजिंग WDV पे आपको क्या करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट नहीं करने। लेकिन यदि प्रीवियस ईयर में एसेट आपने एक्वायर किया एंड पुट टू यूज किया लेस देन 180 डेज, देन जो भी आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है उसका आप रेट एप्लीकेबल होगा। और यदि आपने पूरा ब्लॉक बेचा या आप ब्लॉक बेचा तो उसका भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया था कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, और क्वेश्चंस भी कर लिए थे अपन ने। आज की क्लास में हम एक अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मींस जो डेप्रिसिएशन है वो तो एवरी ईयर चार्ज होगा ही होगा। ओनली इनकम टैक्स, ऐसा आपने कभी अकाउंट्स में नहीं पढ़ा होगा, ये अकाउंट्स का नहीं है, ये इनकम टैक्स का प्रोविजन है बेनिफिट देने के लिए कि भैया यदि आप कोई एसेट यदि आप एक्वायर करते हो तो एसेट के ऊपर आपको जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट क्या प्रमोट करना चाहती है, बिल्कुल क्लियर है। यदि आप 2014 की जो गवर्नमेंट है उसके बाद यदि आप डायरेक्टली यदि आप ऑब्जर्व करोगे इंडिया में क्या चेंज हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना चाहता है। अभी भी उतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन 2014 से लेके 2026 में यदि आप इंडियन इकोनॉमी को देखोगे तो आपको लगेगा सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत डेवलप्ड हुआ है। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, यार हमें भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है। पहले लोग बोलते थे प्रॉपर्टी खरीद लो, अब धीरे धीरे लोग मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, बेनिफिट दे रही है। तो ये भी वन ऑफ द बेनिफिट है जो बहुत सालों से मींस जो भी एसेट आपके द्वारा परचेज की जाएगी, जो भी एसेट बिजनेस के अंदर यूज होगी, तो एसेट यदि आप कोई भी एसेट यदि बिजनेस के अंदर यूज करते हो तो जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो तो चार्ज होगा ही होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन किन को मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंगेज्ड है। किन को मिलेगा, ट्रेडर को नहीं मिलेगा, होलसेलर को नहीं मिलेगा, कोचिंग वालों को नहीं मिलेगा, सर्विसेज वालों को नहीं मिलेगा, माल बनाने वालों को मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको मिलेगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग वालों को नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है और बाकी को सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लोज टू ए। एडिशनल डेप्रिसिएशन का कौन सा प्रोविजन है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लोज टू ए। एडिशनल डेप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने 115 BSc ऑप्ट किया है उनको नहीं मिलेगा। ये मैंने उस समय बताया था, गलती से याद हो तो, क्योंकि अपन टैक्स रेट ऑलरेडी पढ़ चुके। तो आपको पता होगा 115 BSc, तो 115 BSc के अंदर मैंने बताया था कि आपको टोटल इनकम पर सेलिब्रेट अप्लाई करनी होती है। तो जब टोटल इनकम पर सेलिब्रेट अप्लाई करनी होती है तो टोटल इनकम नॉर्मल नहीं होती है, उस टोटल इनकम में PGBP के अंदर एक पॉइंट बताया था, PGBP वाले सारे पॉइंट यहां आ जाएंगे। तो यदि किसी को याद नहीं आ रहा हो तो दिमाग पे जोर मत दो बेटा, आपने नोट्स बना रखे होंगे, तो नोट्स के अंदर 115 BSc का टोटल इनकम का कंप्यूटेशन ओपन करो और जल्दी से देखो। तो PGBP के अंदर मैंने ये पॉइंट लिखवाया था, क्या, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किए बिना। किनके लिए, 115 BSc के लिए। और यहां लिखा हुआ भी है कि यदि आपने 115 BSc ऑप्ट कर रखा है, और 115 BSc क्या होता है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में होता है। तो 115 BSc डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर यदि आप टैक्स पे कर रहे हो तब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तब एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर वैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता किसको है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किनको मिलता है, एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल, थिंग और प्रोडक्ट, या जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर। या तो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या आर्टिकल बनाते हैं, या पावर को जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन लोगों को एडिशनल डेप्रिसिएशन का ऑप्शन मिला हुआ है। और ये एडिशनल डेप्रिसिएशन फिर भी नहीं मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, 115 BSc वालों को। फॉर एग्जांपल यदि कोई पर्सन है जो कोई प्रोडक्ट बनाता है, क्या करता है, और आपको पता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन यदि उस पर्सन ने
115 BSc यदि ऑप्ट कर लिया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? हाँ वो तो सारे पॉइंट आएंगे भी। वो तो अभी सारी रेस्ट्रिक्शंस का पार्ट है। तो पहली रेस्ट्रिक्शन, पहली रिक्वायरमेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है? जो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो तुम जो बता रही हो ना बेटा 115 BSc का पार्ट है, वो डेप्रिसिएशन के लिए था, एडिशनल के लिए नहीं था। वो 115 BSc के लिए था कि नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यदि किसी पे 100% हो तो 40% है, वो अलग पॉइंट था। मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ा रहा हूँ। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए पॉइंट है कि यदि आपने 115 BSc ऑप्ट कर रखा है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब वापस से नॉर्मल बात करते हैं कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है 32 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 है, वो ए क्या, वो किन के लिए अवेलेबल है? टू एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, आर्टिकल और थिंग, या जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। और ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। सर किसका मिलेगा? ऑन द प्लांट एंड मशीनरी। सर क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर मिलेगा? क्या बोला मैंने? नहीं बेटा, इधर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको हर साल नहीं मिलना है। जिस प्रीवियस ईयर में आप एक्वायर करोगे उस प्रीवियस ईयर में मिलेगा, मतलब ओनली फर्स्ट ईयर। पर डेप्रिसिएशन तो आपको एवरी ईयर मिलना है, डेप्रिसिएशन तो आपको एवरी ईयर मिलना है। तो यदि आपने कोई भी नई प्लांट मशीनरी, क्या बेटा, जो नई प्लांट मशीनरी जो भी आप प्रीवियस ईयर में एक्वायर करोगे तो डेप्रिसिएशन तो मिलना ही मिलना है। तो जिस फर्स्ट ईयर के अंदर आपने क्या खरीदा बेटा, न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर की है, उनके ऊपर एडिशनल 20% का डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बेटा, आपको जो भी आपकी एसेट है WDV, क्लोजिंग WDV के ऊपर जो भी आपकी वैल्यू आ रही है एसेट की, उसके ऊपर आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेकिन जो नई प्लांट मशीनरी आपने एक्वायर की, या मैन्युफैक्चरिंग में या जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में एंगेज्ड हो, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हो या जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर एंगेज्ड हो, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा इन एडिशन टू डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन? 20%। किसके ऊपर मिलेगा? ऑन न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर, ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर पहले ईयर में मिलेगा 20%। सर किन किन पे नहीं मिलेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैंने क्या बोला, जानबूझ के मैंने चेंज कर दिया, न्यू प्लांट मशीनरी वर्ड इसलिए बोला था क्योंकि पुरानी पे नहीं मिलेगा। किन पे नहीं मिलेगा? तो जब सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी आप एक्वायर कर लो तो नहीं मिलेगा। क्या मतलब? मैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्लांट मशीनरी खरीदता हूं लेकिन न्यू नहीं, सेकेंड हैंड मार्केट में मिलती है। तो सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी आपने एक्वायर किया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्या एक्वायर करना है? न्यू। तो जो न्यू प्लांट मशीनरी जो भी आपने एक्वायर की है उसके ऊपर आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी के ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा एडिशनल। जो प्लांट मशीनरी आपकी इंस्टॉल्ड है ऑफिस प्रीमाइसेस में या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन पे, उसके ऊपर भी आपको क्या होगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? किन किन पे नहीं मिलेगा? सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो प्लांट मशीनरी, क्योंकि आपका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो क्या है? और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? ऑफिस में। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? फैक्ट्री में। तो आपको पता है जो फैक्ट्री वाले होते हैं उनकी फैक्ट्री गोडाउन अलग होता है, मेरा फैक्ट्री ऑफिस अलग होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अलग होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसकी बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया को आप क्या बोलते हो? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के अंदर जो प्लांट मशीनरी लगेगी उनके ऊपर एसी मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसी है, एसी खाया है कभी? एसी खाया? एसी खाने की चीज नहीं है। तो एसी कहाँ लगता है? ऑफिस में या फैक्ट्री में? तो दोनों जगह लग सकता है। तो बात समझ में आई बेटा? क्या एसी प्लांट मशीनरी में आता है? एसी प्लांट मशीनरी में आता है। तो जो एसी है
यदि वो प्लांट एंड मशीनरी है तो ये तो प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि ना तो बिल्डिंग है, ना वो फर्नीचर है, ना वो आपका इंटेंजिबल एसेट है, तो एसी किस में आता है? प्लांट एंड मशीनरी। यदि वो एसी मैंने ऑफिस में ही इंस्टॉल्ड किया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और वही एसी मैंने यदि इंस्टॉल्ड किया कहाँ? फैक्ट्री में, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये पॉइंट नंबर 2 कि जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, इफ इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड। ये एक्सेप्शन पड़ रहे, कब कब नहीं मिलेगा, किन किन पर नहीं मिलेगा? आपके जो शिप्स है, जो एयरक्राफ्ट है और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, वो भी आपके प्लांट एंड मशीनरी होते हैं, लेकिन इनके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल ऑन शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। एंड फोर्थ, वो प्लांट एंड मशीनरी जिनके ऊपर आप 100% डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड है। कितने पॉइंट हो गए? नॉर्मली यदि आप मैन्युफैक्चरिंग, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर एंगेज्ड हो, जो भी नया प्लांट एंड मशीनरी, क्या वर्ड बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, नया प्लांट एंड मशीनरी जो आप एक्वायर कर रहे हो प्रीवियस ईयर में, एक बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा? पहली बार में 20% मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। तो जिस प्रीवियस ईयर में आप एक्वायर करते हो प्लांट एंड मशीनरी, उस प्रीवियस ईयर में आपको क्या होता है? 20% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। कितना मिलता है? 20%। किन किन पर नहीं मिलता? सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, वो प्लांट एंड मशीनरी जो इंस्टॉल्ड हो ऑफिस प्रीमाइसेस या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। थर्ड, शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। एंड फोर्थ, जिनके ऊपर आप 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, उन प्लांट एंड मशीनरी पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? एडिशनल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर नहीं मिलता, एडिशनल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर नहीं मिलता, पहले ईयर में मिलता है। जिस ईयर में आपने एक्वायर किया और पुट टू यूज किया, उस ईयर के अंदर आपको क्या होगा? 100%, 20% आपको क्या मिल जाएगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन यहां भी वही लफड़ा जो अपने पहले पढ़ा था, जिस ईयर में आपने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया, यदि उस प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20% है। वो कितना हो जाएगा? आप 10%। मैं अगले साल ही खरीदूंगा ना, 10% ही मिलेगा, दुखी ना हो, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन एक ही साल मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो यदि प्रीवियस ईयर में यदि आपने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया, उसकी वजह से आपको 10% ही मिलेगा, तो जो रिमेनिंग 10% है वो आप अगले साल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कितना देना है? बोलते नहीं हो, कितना देना है? बोलो ना, कितना देना है? 20% देना है ना, तो 20% पहले ईयर में ले लो, लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या बेटा? पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 20 की जगह 10 होगा, तो जो रिमेनिंग 10% है, दुखी ना हो मेरे दोस्त, अगले साल मिल जाएगा ना तेरे को। ये बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि नॉर्मली आपको एक ही साल मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, लेकिन जिस प्रीवियस ईयर में आपने एक्वायर्ड किया और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो क्या होगा? 10% फर्स्ट ईयर में और 10% नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मिल जाएगा। कोई डाउट? ये जो प्रिंटिंग का काम होता है ना, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग, ये बुक्स को जो प्रिंट करते हैं, मतलब जो प्रिंटिंग होती है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग। तो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग जो बिजनेस है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माना जाता है, एंड एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन से मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिलता है। तो उन्होंने बोला जो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का जो काम है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग ही तो है, तो उनको क्या मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Additional depreciation is allowed only if assessee of WDV method. इधर बेटा, what is the importance of point number E? Additional depreciation आपको तभी मिलेगा जब आपने WDV मेथड यूज कर रखा हो। अपन ने पढ़ा था ना कंसेप्ट कि एवरी पर्सन को एक ऑप्शन मिलता है, या तो WDV यूज करे या वो इससे पूछो ओनली भाई, तेज बोलो,
तो इसका कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले पावर को छोड़ के, क्योंकि बाकी जितने भी एसेट्स ही है उनको तो ऑप्शन ही नहीं है। इनकम टैक्स में सेक्शन 32 के अंदर जो भी मेथड आप यूज करोगे एक ही मेथड यूज कर सकते हो, कौन सा बेटा, WDV मेथड। लेकिन जो जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर है वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, WDV भी और स्ट्रेट लाइन मेथड भी। तो ये जो पॉइंट की जो इंपॉर्टेंस है वो किनके लिए, कि यदि आप जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और पावर के अंदर एंगेज है तो यदि आप डेप्रिसिएशन WDV के आधार पे यूज करोगे तभी आपको क्या मिल सकता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात। और बाकी सब तो क्या यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट उनको WDV मेथड ही यूज करना होता है। ये भी एक क्लेरिफिकेशन है। फोर्क लिफ्ट ट्रक क्या दिया हुआ है बेटा, फोर्क लिफ्ट ट्रक यूज इन ए फैक्ट्री नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर लिख रखा है 4 पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 4 है कि जो भी आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं वो एक्सक्लूड होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। यदि आप कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि जो फोर्क लिफ्ट ट्रक है, क्या बेटा, फोर्क लिफ्ट ट्रक है जो फैक्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है। और जब ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है इसका मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। समझ में आ गई बात है एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या क्या पढ़ा अपन ने अभी, सेक्शन 32 नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो अपन 2-3 क्लास से पढ़े थे। आज हमने पढ़ा एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लोज टू ए, क्लोज टू ए। इधर डेप्रिसिएशन हो या एडिशनल डेप्रिसिएशन हो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, जो आपकी कॉस्ट होगी क्लोजिंग WDV पे। लेकिन ये क्लोजिंग WDV पे नहीं निकलेगा क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको पहले ही लेना पड़ता है। किसके ऊपर लेना पड़ता है, ऑन न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर्ड। तो जो भी नए प्लांट मशीनरी आपने परचेज की उनकी जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी उसके ऊपर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्या होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। कोई कंफ्यूजन। अब एक बात आपको याद रखनी होगी कि जब भी आप डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, आपको पता है डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन निकलती क्लोजिंग WDV है, वो पता है। डेप्रिसिएशन के लिए क्लोजिंग WDV और एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए न्यू प्लांट मशीनरी की कॉस्ट, क्योंकि सब पे नहीं मिलता ना, ये सिर्फ न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर्ड पे मिलता है। जो आपने एक्वायर्ड किए इन पे मिलता है, जो भी न्यू प्लांट मशीनरी आपने एक्वायर्ड की उनकी जो भी कॉस्ट आएगी, सर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था लेकिन बहुत डिटेल में नहीं बताया था। ये बात बोलती थी कि यदि आपने कोई भी एसेट एक्वायर की तो एसेट एक्वायर करने के रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस यस कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। जैसे कि किसी क्वेश्चन में दिया है कि आपने कोई एसेट परचेज की 2 लाख रुपए की और 10,000 रुपीज का आपने इंस्टॉलेशन दिया, क्या ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा, नाउ वी कम टू द एक्चुअल कॉस्ट। मतलब डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो आपका क्लोजिंग WDV पे होगा। लेकिन क्लोजिंग WDV कैसे निकलता है बेटा, ओपनिंग प्लस परचेजेस, जो परचेजेस में आपके ऐड करोगे एक्चुअल कॉस्ट, और एडिशनल डेप्रिसिएशन तो डायरेक्टली आपका एक्चुअल कॉस्ट में निकलेगा जो भी न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर्ड है। तो कॉस्ट के अंदर क्या क्या आपको ऐड करना है वो आपको देखना है। ये कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज प्राइस, यदि आपने कोई भी एसेट को एक्वायर किया, क्वेश्चन में दिया है कि आपने एसेट परचेज करने के लिए 2 लाख रुपए दिए, तो परचेज प्राइस प्लस क्या क्या ऐड करोगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री तक लाने का जो भी आपका, ऑफिस लाने का जो भी आपका भाड़ा है, भाड़ा मतलब फ्रेट, तो आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूड होगा, फ्रेट इंक्लूड होगा फॉर द एसेट, ट्रायल रन और टेस्टिंग रन एक्सपेंसेस। टाटा मोटर्स का नाम सुना है, हेलो, टाटा मोटर्स का नाम सुना होगा। तो टाटा मोटर कुछ ज्यादा ही फेमस है। जब भी वो नई कार लॉन्च करते हैं, आपने अभी रिसेंटली देख रखा होगा बहुत कुछ,
जब भी वो कोई नई कार लॉन्च करते हैं, चाहे वो टाटा एरियर हो या टाटा सियरा हो या भी टाटा पंच हो, वो क्या करते हैं, कभी जाके ट्रक से भिड़ा देते हैं, कभी 2 कारों को भिड़ा देते हैं और कभी दीवार से भिड़ा देते हैं। इतनी कारें खराब करते हैं। लेकिन वो कार ना खराब करे तो उनको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी ना मिले, क्योंकि आपको पता है मारुति चलती है लेकिन डिब्बा कार है। मारुति को 5 स्टार नहीं मिलती सबके अंदर, मारुति चल रही है लेकिन मारुति डिब्बा कार है। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। ये टाटा मोटर की आप मोस्टली कार के अंदर देखोगे तो 5 स्टार रेटिंग है, सेफ्टी है। तो भैया आपको 5 स्टार रेटिंग कोई भी प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में ला रहे हो तो बिना टेस्टिंग ट्रायल के हो जाएगा क्या? तभी तो ब्रांड है। क्या कहना चाह रहा हूं, नॉट ओनली टाटा, इस सारी कंपनीज करती है। जो भी आपने प्रोडक्ट लाओगे तो भैया अपने प्रोडक्ट कस्टमर को लाने से पहले आप डायरेक्टली कस्टमर को दे दोगे, लो तुम देख लो, जो भी होगा तुम्हारे साथ हो जाएगा। उससे पहले प्रोडक्ट ट्रायल में बहुत यूज होता है, आपने देखा भी होगा। जब भी बहुत बार कार मार्केट में आती है तो उससे पहले कार की टेस्टिंग ट्रायल्स बहुत सारे होते हैं। बहुत बार बोलते ना ये पकड़ ली, रास्ते में दिख गई सियरा लॉन्च होने से पहले, ये लॉन्च होने से पहले, तो वो यही चीज है। तो ट्रायल रन और टेस्ट रन ये भी किसका पार्ट होगा? कॉस्ट का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? टैक्सेस एंड ड्यूटीज लाइक जीएसटी या कोई भी टैक्सेस जो भी आपके एसेट के ऊपर लगे, ये भी आपका इंक्लूड होगा। लेकिन तभी इंक्लूड होगा जब आईटीसी अवेलेबल नहीं हो। अपन ने भी पढ़ा नहीं है तो जीएसटी में चैप्टर है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको फिलहाल ध्यान देना है कि यदि कोई मैं एसेट एक्वायर करता हूं जिसके ऊपर जीएसटी लगा, यदि जीएसटी का मुझे क्रेडिट मिल जाता है तब वो जीएसटी वैल्यू में ऐड नहीं होगा। और यदि जीएसटी का यदि मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, ये मोटर कार है तो मोटर कार के ऊपर जनरली आपको आईटीसी नहीं मिलता, जनरली आईटीसी नहीं मिलता। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का फुल फॉर्म क्या बेटा? इंडियन टबेको कंपनी, मत कर देना। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो टैक्सेस एंड ड्यूटी जीएसटी जो भी आपके टैक्सेस हैं वो भी आपके इंक्लूड होंगे। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ द एसेट, कब तक का? अप टू द डेट एसेट इज पुट टू यूज। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। इस पर तो अपन एक क्वेश्चन भी किया था क्लास के अंदर। तो जो भी आपकी परचेज प्राइस है उसमें आपको ऐड करना इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट चार्जेस फॉर द एसेट, ट्रायल और टेस्टिंग रन, टैक्सेस और ड्यूटी, जीएसटी एक्सेट्रा, यदि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो। एंड लास्ट पॉइंट, यदि आपने एसेट को एक्वायर करने के लिए कोई लोन लिया, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी ऐड किया जाएगा उस उतने पीरियड का जब तक आप एसेट को पुट टू यूज नहीं कर लेते। राइट एवरीवन। इसमें 2 पार्ट आपको माइनस करने पड़ेंगे। अब क्या हुआ समय रहेगा, क्या किया था? 2 टाटा भिड़ा दी, टाटा सियरा को भिड़ा दिया, या फॉर एग्जांपल टाटा कार को किससे भिड़ा दिया? दीवार से भिड़ा दिया। तो टाटा कार क्या हो गई? आगे का जो बनर होता है ना, आपने देखा होगा कभी, किसी ने यूट्यूब पे देखा होगा, तो वो आगे वाला जो पार्ट है पूरा खराब हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट तो बच जाता है ना। तो फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 6 लाख की कार खराब कर दी, लेकिन 6 लाख की जो कार खराब कर दी उन्होंने ट्रायल रन में, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, जो कार का जो पार्ट बच जाता है 1 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा ना बेचने पर, वो माइनस कर। इफ एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट्स, इफ एनी। तो बहुत बार क्या होता है, ट्रायल रन के बाद जनरली प्रोडक्ट पूरे डैमेज हो जाते हैं। पूरा डैमेज हो गया तब तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यदि ट्रायल रन वाले प्रोडक्ट्स को भी बेच के यदि कुछ अमाउंट यदि आपका रिसीव हो रहा है तो आपकी कॉस्टिंग क्या करता है? वो कम करता है। क्या करता है? सब्सिडीज, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, ये भी नॉर्मल बात है। जनरली पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती थी? सब्सिडीज देती थी। जैसे आपको पता है अभी भी मिल रहा है सोलर पैनल के लिए, लेकिन वो रेजिडेंशियल में मिल रहा है, कॉमर्शियल में नहीं मिल रहा। जैसे मैं अब इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और यदि मैं अपने छत पे, टेरिस पे यदि सोलर पैनल लगाऊंगा तो मुझे सब्सिडीज नहीं मिलेगा, घर पे मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट बहुत जगह आपको क्या करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एसेट एक्वायर किया, क्या किया? यदि मैंने कोई एसेट एक्वायर किया 20 लाख रुपीज का और गवर्नमेंट ने मुझे 5 लाख का सब्सिडीज दे दिया, लॉजिकली देखो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? 25। वापस से एवरीवन सुनना मेरी बात ध्यान से, और तुम्हें पता है मैं झूठ बोलता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, और मैं हर समय झूठ नहीं बोलता, ये बात भी सही है ना। तो मतलब मैं जो बोलूँ उसका उल्टा बोलना है, ऐसा भी नहीं करना।
मैंने कोई एसेट एक्वायर किया, एसेट एक्वायर करने के लिए मैंने 20 लाख रुपए डीलर को दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे क्या किया, 5 लाख रुपीस का सब्सिडीज दे दिया उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस एसेट के ऊपर। तो मेरी कॉस्टिंग कितनी होगी, 25 या 20 या 15? आवाज नहीं आ रही? ऐसे लेमिन नहीं देखोगे जो पैसा पैसा करता है सर, बोलने वाली बात है कोई। आपने कितने की खरीदी, 20 लाख की खरीदी, लेकिन गवर्नमेंट से आपको सब्सिडीज ग्रांट मिल गया, उसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग कम हो गई, आपको नेट कितने का पड़ा, 15। तो जो भी सब्सिडीज या ग्रांट आप रिसीव करते हो एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसकी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ये अमाउंट माइनस करना है। समझ में आ गई बात? ये जो भी आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअल कॉस्ट। सर ये तो पता था, कोई डाउट टू एनीवन? एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के स्पेशल केसेस। Explanation to the section 43 subsection 1. Explanation to the section 43 subsection 1, that is the actual cost in special cases. पहला केस, लेकिन उससे पहले ये ऊपर ये अपन ऑलरेडी पढ़ भी चुके, ये क्वेश्चन भी करा दिया मैंने ऑलरेडी आपको। इफ द असेसी incur any expenses for acquiring the asset and payment, याद है, payment made to a single person in a single day more than rupees 10,000, otherwise then account पे ही चेक या डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, such expenses will not form part of the actual cost of asset। याद आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन अपन ने किया था जहां पे सिंगल पर्सन को सिंगल डे पे यदि आपने एसेट को एक्वायर करने के लिए 25,000 केस दिया, 75,000 चेक दिया, तो अपन ने क्या किया, 25,000 मतलब 10,000 से अबव, तो उसको अपन ने इग्नोर कर दिया था, तो अपन ने कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी ली थी, 75,000 रुपीज। याद आया? ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी क्वेश्चन में काम आ जाता है आपके। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन के अंदर आपने क्या किया, कोई एसेट एक्वायर की 4 लाख रुपए की, आपने 15,000 रुपए का केस पेमेंट दे दिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 10,000 से ऊपर का यदि आपने कोई भी केस पेमेंट एसेट एक्वायर करने के लिए किया है इन ए सिंगल टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे, टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे मोर देन रुपीज 10,000, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंसेस लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस। याद है ना, मैंने एग्जांपल दिए थे, यूपीआई करो, उनके अलावा मतलब आपने केस पेमेंट दिया हो या बीरर चेक दिया हो, तो 10,000 से ऊपर का जितना भी आपने केस पेमेंट दिया वो इग्नोर कर दो, वो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, और ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। नाउ वी कम टू द स्पेशल केसेस। यस, नाउ वी कम टू द स्पेशल केसेस। What will be the actual cost as per explanation to the section 43 subsection 1? ये भी आज पढ़ेंगे अपन, सेक्शन 35, 32 के बाद यही आएगा अपना नंबर। यदि आपने कोई भी एसेट आपने एक्वायर किया और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज की, किसके लिए, यदि आप कोई भी एसेट यदि एक्वायर करते हो साइंटिफिक रिसर्च यूज करने के लिए, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। समझना मेरी बात ध्यान से। मैंने कोई भी मशीन परचेज की, क्या बेटा, और मैंने मशीन परचेज की साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो सेक्शन 35 में मुझे क्या मिल गया, 100% डिडक्शन मिल गया। क्या मिल गया, हेलो, क्या किया, 100% डिडक्शन ले लिया सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग, जो अपन आगे पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। अब अपन ने क्या किया, 2 या 3 या 4 या 5 सालों के बाद वो एसेट बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो लॉजिक लगाओ, जब 100% डिडक्शन आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो और 3 साल बाद जब वापस से बिजनेस के लिए यूज करोगे, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, नील अंडा। क्यों, समझ में आई बात? भैया साइंटिफिक रिसर्च के लिए यदि कोई एसेट यूज की जा रही है, तो सेक्शन 35 में उस पर ऑलरेडी 100% डिडक्शन आप क्लेम कर चुके हो, तो फ्यूचर में वो एसेट यदि आप बिजनेस के लिए यूज करोगे, तो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी, नील नील नील। वाई नील बेटा, सेकंड बेंच नील क्यों बेटा, क्योंकि आप 100% डिडक्शन सेक्शन 35 के अंदर क्लेम कर चुके हो। समझ में आई बात? और यदि किसी को आगे का नहीं समझ में आया, तो मैंने पहले भी तरीका बताया था,
अब लिप्स मूवमेंट करोगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? जब जागो तभी सवेरा। स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, ये अपन 2-3 बार बात कर चुके हैं। क्या बेटा? कोई इन्वेंटरी है, स्टॉक का मतलब क्या होता है? इन्वेंटरी। तो आपका कोई स्टॉक है, दैट इज अ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, अगर कोई इन्वेंटरी है उसको आपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, अब वो कैपिटल एसेट बिजनेस के अंदर यूज हो रही है। क्या हो रही है? और तो भी एसेट बिजनेस के अंदर यूज होती है तो आपको क्या करना होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो क्या कॉस्ट लोगे? ओरिजिनली क्या था? इन्वेंट्री था। इन्वेंट्री को किस में कन्वर्ट किया? कैपिटल एसेट में। और ये कैपिटल एसेट अब किस में यूज हो रही है? तो इसकी क्या कॉस्ट लेंगे? जो इन्वेंट्री का सेल प्राइस होता है वो कैपिटल एसेट का क्या बन जाता है? कॉस्ट। और किसी पता इन्वेंट्री की सेल प्राइस क्या लेते हैं? इन्वेंट्री आपने बेची तो है नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू। क्या लेते हैं बेटा? नहीं आया समझ में? ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्वेंट्री का जो सेल प्राइस है वो उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, तो इन्वेंट्री की जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वही कैपिटल एसेट की क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती है। सर यदि कोई एसेट मैंने खरीदी नहीं हूं, क्या नहीं खरीदी हूं? एसेट नहीं खरीदी, लेकिन एसेट बिजनेस के अंदर यूज हो रही है। कहां से आई? बारिश हुई? या बारिश थोड़ी होती है, गिफ्ट में मिली हो। क्या मिली हो? या विल या इनहेरिटेंस। लप्पा मारो। यदि आपने कोई भी एसेट एक्वायर की तो आपको पता है जो आपकी कॉस्ट है वो आप ऐड कर लो, लेकिन मैंने एसेट एक्वायर की नहीं, मुझे एसेट किस में मिली बेटा? गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो एसेट की क्या कॉस्ट ऐड करूंगा डेप्रिसिएशन के लिए? लपा मारो। यस, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, जिससे मुझे गिफ्ट मिला है, जिससे मुझे इनहेरिटेंस में मिला है, उसने क्या प्राइस पे एक्वायर किया था, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट मेरी कॉस्ट बन जाएगी। बोलेंगे सब मेरे साथ, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट। पापा ने कोई एसेट एक्वायर की और पापा ने वो एसेट मुझे क्या किया? इनहेरिटेंस में मेरे को दे दी, और वो एसेट मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो मेरी क्या कॉस्ट मानी जाएगी? जो पापा की कॉस्ट वही मेरी कॉस्ट। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाएगा। वही नंबर 4, खुरापाती लोगों के लिए। किन के लिए बेटा? हेलो, किन के लिए ये खुरापाती? तो बेटा सुनो, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर मिलता है? एसेट की वैल्यू पर। किसके ऊपर मिलता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एसेट, ये एसी है ना, एसी ये एक्चुअली 40,000 का है, 40-50,000 60,000 का मान लो, तो 40 to 60,000 के अंदर एसी आ जाता है। लेकिन मेरे को पता है कि जो एसी में खरीदूंगा उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है टैक्स के पर्पज के लिए। यस और नो? तो मैंने क्या किया, एक काम करता हूं, ये एसी 50,000 का दिखाने की बजाय 10 लाख का दिखा दूं। इससे क्या फायदा हो जाएगा? एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? चल झूठे, ऐसा मैंने नहीं बोला, गवर्नमेंट ने बोला। उस बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आप कोई भी एसेट यदि एक्वायर करते हो ओनली डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाने के लिए, आप ज्यादा प्राइस में दिखाते हो। कोई भी एसेट यदि आपने एक्वायर की, यदि आपने कोई भी एसेट एक्वायर की ओनली डेप्रिसिएशन के पर्पज के लिए, उसकी वैल्यू यदि आप ज्यादा दिखाते हो तो डिपार्टमेंट मानेगा क्या? तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? चल झूठे, छुट्टा कहीं। यस और नो? भैया 50,000 की एसेट है, अपने बुक में दिखा रहा है 5 लाख की, ऐसा कैसे मान लेंगे भैया तेरे को? समझ में आया? तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट मतलब आईटीओ, आईटीओ मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर, क्या करेगा? वो बोलेगा अरे भैया फेयर मार्केट वैल्यू कितने की है, तो नॉर्मली क्या करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे। लेकिन पावर किसके हाथ में? आईटीओ के हाथ में। वो क्या करेगा? डिसअलाउ कर देगा। मतलब एनी एसेट एक्वायर्ड विद एन इंटेंशन टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, तो देन जो भी वैल्यू आपने दिखा रखी है वो कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगी। कॉस्ट के अंदर कितना अमाउंट ऐड होगा? जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बनती है एज पर
डिटरमाइन बाय द असेसिंग ऑफिसर, दैट इज अ ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। समझ में आ रहा है एवरीवन? ये भी चंटू है। पॉइंट नंबर 4 भी चंटू के लिए था, पॉइंट नंबर 5 भी चंटू के लिए था। किसके लिए था ये? चंटू। मैं डायरेक्टली एसेट खरीदता नहीं हूं, मैं एक काम करता हूं। ये कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर, इधर देखो ये मॉनिटर है, मॉनिटर कंप्यूटर का पूरा सिस्टम है। मुझे यूज करना है, यस मुझे यूज करना है। कब? कल भी, परसों भी, थर्सों भी। क्या तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने क्या किया, एक एंट्री, बेटा तुम्हें भी और भी पढ़ूंगा, समझ लो बात। भाई कोर्स बाकी है। तो मैंने क्या किया, निकिता को पूरा कंप्यूटर सिस्टम बेचा। क्या किया? निकिता को एक कंप्यूटर सिस्टम बेचा, फिर वापस से खरीद लिया। इसे दिमाग में खुराफाती आई? कुछ दिमाग में आया? क्योंकि भैया मैंने तुम्हें यदि नहीं बेचा होता तो मुझे इस बार डेप्रिसिएशन मिलता कौन सी वैल्यू पे? WDV पे। तो एक बार बेच के मैंने क्या किया, एसेट को गायब कर दिया और वापस से मैंने क्या किया, 40,000 में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? तो जिसे बोलते हैं री एक्विजिशन। री एक्विजिशन का मतलब एसेट को बेच के वापस से खरीद लेना। और ये क्यों किया जाता है? इसका इंटेंशन भी वही होता है, डेप्रिसिएशन। तो चल झूठे, यदि आप कोई भी एसेट यदि बेचते हो और वापस से उसी पर्सन से क्या करते हो, एसेट को एक्वायर कर लेते हो। कुछ बात समझ में आ रही है? भैया बेची क्यों थी? बेची क्यों थी? दिखाने के लिए। समझ में आ रही बात? आपने एसेट को बेचा, एसेट को बेच के वापस से खरीद लिया, समझ? आपको बेचना था ही नहीं। तो WDV एट द टाइम ऑफ सेल और री एक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर। यदि आपकी री एक्विजिशन कॉस्ट कम है तो वो कंसिडर करेंगे, यदि WDV कम है तो WDV कंसिडर करेंगे। जो वैल्यू कम होगी वो कंसिडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने निकिता को कंप्यूटर सिस्टम बेचा जिसकी WDV आज 11,000 रुपए, कितने की? और मैंने इससे वापस से कंप्यूटर 40,000 में खरीद लिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, WDV कितनी थी? 11 और 40,000 विच एवर इज लोअर। तो आपकी कॉस्ट क्या होगी री एक्विजिशन की? 11,000 रुपए। लेकिन कभी कभी मजबूरी में क्या होता है, इंसान बेच देता है और बेचने की वजह से ध्यान आता है और ये तो अभी बिजनेस के अंदर यूज आ रही है। मैं तो फॉर एग्जांपल मुझे अपना इंस्टीट्यूट बंद करना था, मेरे पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, मान ऐसा ही नहीं, एग्जांपल है। तो मैंने धीरे धीरे अपने एसेट बेचना स्टार्ट कर दी। मैंने पूरा कंप्यूटर सिस्टम तुम्हें बेच दिया, कितने का? 11,000 का। कितने का? 3-4 महीने बाद मुझे वापस से चाहिए तो मैंने तुमसे वापस से 9,000 में खरीद लिया, क्योंकि कंप्यूटर की वैल्यू तो कम ही होगी, तुम 11 का 15,000 में थोड़ी दोगी मेरे को। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट कवर किए, WDV एट द टाइम ऑफ सेल और री एक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर। यदि आपने एसेट को बेच के री एक्वायर्ड किया हो तो ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 7, बिल्डिंग वॉज यूज फॉर अदर पर्पजेस। अदर पर्पज मतलब बिल्डिंग यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। मान लो बिल्डिंग में आप रह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी आपकी जिसमें आप रहते हो अभी तक, या कोई और काम के लिए यूज आ रही थी। अब उसने आपने क्या किया, उसको बिजनेस के लिए यूज कर लिया, उसको बिजनेस का गोडाउन बना लिया, ऑफिस बना लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना लिया, वॉट एवर। तो जो बिल्डिंग है, जो भी आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, उस जो भी बिल्डिंग है किसी और पर्पज के लिए यूज आ रही थी, ऑफिस के लिए यूज नहीं आ रही थी, बिजनेस के लिए यूज नहीं आ रही थी, किसी और पर्पज के लिए यूज आ रही थी। अब आपने उसको क्या किया, बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा इधर आपने 3 साल पहले बिल्डिंग खरीदी और 3 साल तक उस मकान में रहे, और 3 साल बाद आपने क्या किया, क्या किया, उसको बिजनेस के पर्पज के लिए कन्वर्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब उस बिल्डिंग को आप कन्वर्ट करोगे तो उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन के पर्पज के लिए क्या वैल्यू लोगे, तो जो भी आपकी एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट है, तो जितने पीरियड के लिए आपने यूज किया है उतने पीरियड का आपको नॉमिनल डेप्रिसिएशन माइनस करके एक्चुअल कॉस्ट लेनी होगी। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा? ये सिर्फ किसके लिए होगा, बिल्डिंग के लिए। वापस से एवरी, ये कार के लिए नहीं होगा, बाकी एसेट के लिए नहीं होगा।
किसके लिए होगा? बिल्डिंग के लिए होगा। यदि बिल्डिंग अदर पर्पज के लिए यूज आ रही थी, क्या यूज आ रही थी? बिल्डिंग यदि आपकी अदर पर्पज के लिए यूज आ रही थी और अब आप इसे बिजनेस के अंदर लेके आ गए, अब उसको एरिया बिजनेस के अंदर लेके आ गए, तो फॉर एग्जांपल वो बिल्डिंग आज 25 लाख की है, तो 25 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे 3 साल अदर पर्पज भी तो यूज किया है ना। तो क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नॉशनल डेप्रिसिएशन। क्या वर्ड यूज किया है? क्योंकि रियल में तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बिजनेस के लिए यूज हुई नहीं है। तो जितने पीरियड के लिए बिजनेस के लिए यूज नहीं हुई है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 या 4, वॉट एवर द ईयर्स, उतने ईयर का डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके माइनस करके जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? But this point is applicable only for building. It means, इधर बेटा, it means, मेरा बाद में नोट्स बनाना, it means not applicable for other asset. Other asset मतलब आपने कंप्यूटर खरीदा हो, कोई प्लांट मशीनरी खरीदी हो, लाइक कंप्यूटर, लाइक आपने कोई मोटर कार परचेज की और जिसको आपने 2-3 साल यूज किया और 2-3 साल यूज करके आप बिजनेस के लिए कन्वर्ट किए, तब नॉशनल डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा। आपने कार खरीदी फॉर एग्जांपल 15 लाख की, तो 15 लाख की आपने कार खरीदी और 15 लाख की कार खरीद के आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हो, और 3 साल बाद या 2 साल बाद तो 15 लाख की मोटर कार की कॉस्ट बनेगी। ये नॉशनल डेप्रिसिएशन से बिल्डिंग के केस में ही माइनस होगा। In cases where the partly income, in cases where partly income from business and partly from agriculture, mainly in case of tea, coffee and rubber growing, जो भी टी, कॉफी एंड रबर को ग्रो किया जाता है और मैन्युफैक्चर किया जाता है, उन केसेस में कुछ ये टी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो टी बनाने से पहले टी ग्रो होती है, ये शायद सबको पता है, चाय की पत्ती, तो पहले जो टी की जो लीव्स है, लीव्स, तो पहले टी की बागान होते हैं आसाम के अंदर, यदि आपको पता होगा, मनाली, जितने भी हिली एरियाज हैं, तो उन्हीं हिली एरियाज के अंदर क्या होती है? टी, कॉफीज, ये, और जो मतलब लोग घूमने जाते हैं तो पहले वहां पे टी की वो देखते हैं प्लांट्स कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां पे क्या सिस्टम है, तो दोनों है। टी को ग्रो भी किया जाता है, तो ग्रो करना किसका पार्ट हो गया? एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया, लेकिन मशीनों के थ्रू उसको क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, वो किसका पार्ट हो गया? बिजनेस का पार्ट हो गया। क्या कह रहा है? चलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे वो अभी अलग से सेक्शन आएगा, तब पढ़ाऊंगा कितना पार्ट बिजनेस इनकम आना जाएगा, कितना पार्ट एग्रीकल्चर, वो पार्ट यहाँ नहीं है। तो यदि आप फॉर एग्जांपल टी को ग्रो भी करते हो, टी को मैन्युफैक्चर भी करते हो, तो उस केस में फॉर एग्जांपल 40% बिजनेस इनकम है और 60% यदि आपकी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम है, तो अपना टारगेट वो नहीं है। अपना टारगेट क्या है इंपॉर्टेंट, कि यदि आपने कोई भी एसेट परचेज की, तो उस एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो फुल होगा कि नहीं होगा, या उसका भी 40% ही होगा। फुल डेप्रिसिएशन क्या होगा बेटा? नहीं समझ में आया? मेरा सिंपल कंसेप्ट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने टी को ग्रो भी किया और मैन्युफैक्चर भी किया, ठीक है ना, तो टी को ग्रो और मैन्युफैक्चर करके यदि आपकी टोटल इनकम फॉर एग्जांपल कितनी है बेटा? 1 लाख, तो 60% कितनी हो गई? एग्रीकल्चर इनकम हो गई, और 40% क्या हो गई? बिजनेस इनकम। तो 60,000 रुपीज आपका एग्रीकल्चर इनकम और 40% 40,000 आपका बिजनेस इनकम। और जो भी आपने एसेट परचेज की उसके ऊपर फॉर एग्जांपल जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो फॉर एग्जांपल है 30,000 रुपीज। कितना डेप्रिसिएशन है? तो ये 30,000 रुपीज का भी 60-40 होगा, पूरा मिल जाएगा, तो ये तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा?
ओनली जो एग्रीकल्चर बिजनेस इनकम है उसको आपको अपोर्शन करना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी जो भी एसेट परचेज की गई है उन एसेट के ऊपर आपका ये 60-40 का रेशो अप्लाई नहीं होगा। ये जो डायरेक्टली क्या होगा, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन का रेट आता है तो डेप्रिसिएशन की रेट के दर पे जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो पूरा डेप्रिसिएशन आपको अलाउड किया जाएगा। इनकम टैक्स में स्ट्रेट लाइन मेथड अलाउड होता है क्या? इनकम टैक्स में सेक्शन 32 में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है क्या? ओनली इन केस ऑफ पावर यूनिट्स, ये याद है सबको? तो पावर यूनिट चाहे तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है। कोई कंफ्यूजन? टैक्स ट्रीटमेंट इन द ईयर ऑफ सेल। टैक्स ट्रीटमेंट इन द ईयर ऑफ सेल मतलब यदि आप सेल कर देते हो डेप्रिसिएबल एसेट को, ये अपने पढ़ा था, यदि आपने डेप्रिसिएबल एसेट को बेचा तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने लिखवाया था। एक बार देखो जल्दी से, ये लिखवाया मैंने, बहुत बढ़िया चार्ट बनाया था, पूरा ब्लॉक भेज दिया या आधा ब्लॉक भेज दिया। तो मैंने लिखवाया था टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। क्या लिखवाया था? सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, ये लिखवाया था ही नहीं लिखवाया था? लेकिन वापस से लिखवा रहा हूं, वापस से वही बोल रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। कंफ्यूज होंगे तुम लोग बाद में, तो होना नहीं है। मुझे पता है बच्चा कहां कहां अटक सकता है, पहले से क्लियर होता है मुझे। तो सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, यदि कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और डेप्रिसिएबल एसेट यदि आप बेच देते हो, सर ये टॉपिक तो आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हो। नहीं, वही वाला पार्ट पढ़ाया था जब आपने डब्ल्यूडीवी मेथड यूज किया था, और नॉर्मली आप डब्ल्यूडीवी मेथड ही यूज करते हो, यस और नो? तो यदि डब्ल्यूडीवी मेथड यदि आप यूज करते हो तो डेप्रिसिएबल एसेट यदि आप बेचते हो तो वो ट्रीटमेंट ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो वापस से पढ़ा रहे हो? ना 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 ना, अब तब पढ़ा रहा हूं यदि आपने कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट बेची, बोलो मेरे साथ, यदि आपने कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट बेची तो सेल पर ट्रीटमेंट कब करोगे? यदि समझ में आया कि नहीं आया? और एसएलएम का ऑप्शन कब मिलता है? ओनली एक ही केस में मिलता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। याद आया कि नहीं आया? तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना? अब ध्यान रहिएगा, सर जो पहले पढ़ा था वो भी सही है, आज जो पढ़ रहे हैं वो भी सही है। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हो, जहां आपने लिख रखा है सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, वहां ब्रैकेट में लिख लेना इफ डब्ल्यूडीवी मेथड यूज। तो जो आपने ऑलरेडी चार्ट बना रखा है वो किसका बना रखा है? ये डब्ल्यूडीवी मेथड है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, और यहाँ पे अपन क्लियरली लिखेंगे सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, बोलो मेरे साथ, सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट इफ एसएलएम मेथड यूज। Tax treatment in case of sale of depreciable asset bracket में if SLM straight line method is used for depreciation। कुछ लिखवाने और समझाने से पहले, कॉमन सेंस की बात कर लें। क्या बोला मैंने? यहाँ पे आपको पता है कौन सा मेथड यूज कर रहे हो आप? इंडिविजुअल एसेट वाला। कौन सा? तो ये वाली बातें तो आप करोगे नहीं, पूरा ब्लॉक बेच दिया, तो ब्लॉक मेथड ही नहीं है बेटा। हेलो, क्या यहाँ पे ऐसी बातें हो सकती है कि पूरा ब्लॉक बेच दिया या आधा ब्लॉक बेचा? ऐसा होगा? यहाँ तो क्या है, इंडिविजुअल एसेट है, इंडिविजुअल एसेट है। समझ में आ रही बात? इंडिविजुअल एसेट है, एसी इंडिविजुअल एसेट है, यस और नो?
ये जो एसेट है, देखो ध्यान से देखो, ये एक इंडिविजुअल एसेट है एसी, ये एसी मैंने बेच दिया, तो क्या होगा सर? दो ही बातें होगी, तो फायदा या नुकसान, या तो फायदा, कॉमन सेंस और जनरल कॉमन सेंस, प्रॉफिट या लॉस आप कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा डेटा बना देता हूं। क्या करता हूं? थोड़ा सा डेटा बना देता हूं, मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों का कॉमन सेंस कितना है। और ये कौन सी इंडस्ट्रीज में अलाउड है? जनरेशन ऑफ पावर या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? सिर्फ पावर यूनिट्स, ओनली पावर यूनिट्स। कोई पावर यूनिट है, उन्होंने कोई एसेट खरीदी, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस की, डेप्रिसिएशन का रेट मान लो फॉर एग्जांपल 10%, डेप्रिसिएशन का रेट मान लो 10%, एंड आफ्टर 3 years, 3 साल बाद आपने बेच दी। कब बेची? 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, 3 साल बाद बेची, 3 साल बाद बेची, कितनी ईयर्स के बाद? आफ्टर 3 years सोल्ड। ठीक है, 3 केसेस है बेटा। पावर यूनिट में आपने एक एसेट एक्वायर की, आपने एसेट एक्वायर की 2 लाख रुपीज की, डेप्रिसिएशन का रेट फॉर एग्जांपल 10% पर एनम है, डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम है। कौन सा मेथड यूज हो रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि पावर यूनिट के लिए भी कंपलसरी नहीं होता है, वो भी चाहे तो क्या यूज कर सकते हैं? WDV मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लियर किया पावर यूनिट है तो उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया क्योंकि उनको ऑप्शन अवेलेबल था। एसेट एक्वायर की थी 2 लाख रुपीज की, डेप्रिसिएशन 10% का था, और 3 साल बाद उन्होंने क्या किया? वो एसेट को 1,30,000 में बेच दिया। तो कितना नुकसान हुआ? 2 - 130, कितना नुकसान हुआ? मैं पहले ही बोला था, अरे मैंने कुछ नहीं पढ़ाया तब भी तुम्हें आंसर देना आता है। और बच्चा क्या बोलते हैं? एग्जाम में भूल गया। नहीं, कैसे भूल गया? तब तो हम 2 बार पढ़ के जाएंगे, तब तो 4 डालेंगे। क्या एक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है एवरीवन? भैया 2 लाख रुपए आज की वैल्यू है, आज की वैल्यू को थोड़ी कंपेयर करेंगे। 3 साल और बेचा है ना आपने, तो 3 साल का क्या निकालना पड़ेगा? WDV। समझ में आया कि नहीं आया? आफ्टर 3 years WDV मेथड भी होता है, WDV टर्म भी होती है। WDV WDV टर्म भी है, ग्रामर भी है, ग्रामर, और WDV मेथड भी है। तो WDV मेथड यूज नहीं होगा, लेकिन WDV वर्ड भी होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये टर्मिनोलॉजी भी है। तो WDV मेथड यूज नहीं कर रहे अपन, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आती है उसको आप क्या बोलते हो? समझ में आ रही बात? तो आफ्टर 3 year WDV कितना होगा? 2 लाख। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा, और डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। 10% ऑफ व्हाट? ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो 20,000 20,000 20,000, 2 लाख का 10% एवरी ईयर होगा क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा। तो -60,000 इज इक्वल टू 1,40,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? तो पहले केस के अंदर आपका जो WDV है वो 1,40,000 रुपीज, और आपने कितने में बेचा है? 1,30,000 रुपीज में। तो क्या हो गया? क्या हो गया? लॉस या फायदा? यही आपको पढ़ना है।
अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कहती है कि भैया इसको लॉस यूज नहीं करेंगे, वर्ड क्या नहीं बोलेंगे यहाँ पे हम, लॉस नहीं बोलेंगे। भैया आपने 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया, क्या बोलते हैं इसको हम, वैसे वही मतलब है लेकिन इसको हम नॉट इन दी फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसको हम क्या यूज करते हैं कि भैया आज इसका वैल्यू आपने बेचा 130 में और 1,40,000 रुपीज की आपकी WDV आ रही है, तो इसका मतलब आपने क्या किया, 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया। तो इसका मतलब जो 10,000 रुपीज का क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की जगह इसको बोला जाता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये ट्रीटमेंट आपके कैपिटल गेन में नहीं जाता, ये PGBP में ही रह जाता है। ऐसा या वहां नहीं होता, कहां नहीं होता, WDV मेथड में नहीं होता, ये डिफरेंस है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, यदि आपका WDV 1,40,000 रुपीज है बेटा, इधर इधर इधर, WDV कितनी है, WDV कितनी है, WDV 1,40,000 बेचा आपने 1,30,000 रुपीज में, 10,000 का लॉस। बार बार लॉस बोल रहा हूं लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में लॉस की जगह उसको कैसे दिखाना है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिखाना है। किस फॉर्म में दिखाना है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो 10,000 रुपये टर्मिनल डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज कर दो, क्योंकि लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया, और जितना डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया तो उसको लॉस ना दिखा के हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। समझ में आ रही बात। पॉइंट नंबर बी, इफ सेल प्राइस इज रुपीज, कितना आ रहा था, 1,70,000 रुपीज, मीन आपका जो WDV है 1,40,000 है, तो 1,40 की जो WDV वाले आइटम को आपने 1,70 में बेच दिया, कितने बेच दिया, तो ये जो प्रॉफिट आएगा क्या, ये प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट में कैपिटल गेन में नहीं डालते। अगेन इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग चार्ज। क्या बोलते हैं, एक्चुअली बोलते हैं जितना डेप्रिसिएशन वाला कंपोनेंट है तो तब तक PGBP में ही रहना चाहिए, कैपिटल गेन में मत जाओ। ये इनके लॉजिक है। एक्चुअली आप ही 2 लाख रुपीज के असेट को लेके आए 1,40,000 रुपीज में, फिर आपने उसको 140 का 170 बेच दिया, तो ये कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, तो ये किस में जाएगा, बैलेंसिंग चार्ज में। कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका, 30,000 रुपीज, तो 30,000 रुपीज क्या होगा, बैलेंसिंग चार्ज। दिस विल बी ए पार्ट ऑफ PGBP, नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में नहीं जाता, कहां रहता है ये, PGBP में रहता है इन अ फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग चार्ज। पॉइंट नंबर सी, इफ सेल प्राइस इज रुपीज, कितना था, तो गवर्नमेंट ये कहती है, अब रुको, यदि किसी भी असेट को, क्या बेटा, इफ एनी असेट सोल्ड अबव द कॉस्ट, क्योंकि WDV मेथड में तो आपको कॉस्ट पता ही नहीं होती, क्योंकि WDV में तो आपको बता रहे क्लोजिंग WDV ऑफ कंप्लीट ब्लॉक, या तो क्या है, इंडिविजुअल एसेट की बात कर रहे हो आप। तो यदि किसी भी इंडिविजुअल एसेट को आपने कॉस्ट से ऊपर बेच दिया, कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट, आवाज नहीं आ रही, WDV 1,40,000 रुपीज है, बोलेंगे सब मेरे साथ, WDV कितनी है, लेकिन कॉस्ट तो 2 लाख रुपए की है ना। तो यदि आपने किसी भी एसेट को 2 लाख रुपए से ऊपर बेच दिया, तो यदि किसी भी एसेट को यदि आपने 2 लाख रुपए से ऊपर बेचा, तो 2 लाख रुपए से ऊपर का जो भी प्रॉफिट है वो बैलेंसिंग चार्ज नहीं होगा, वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब यहाँ पे कोई भी एसेट को आपने बेचा अबव द कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, कैसे निकालेंगे बेटा, 2,40,000 माइनस 1,40,000, that means 1 lakh rupees is the profit total above the cost। क्या बेटा, कॉस्ट कितनी है, 2 लाख से ऊपर कितने बेचा आपने, 40,000, तो 40,000 रुपीज का प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा दैट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंसिंग चार्ज।
जल्दी नहीं बेटा, 2-3 बार रिपीट करोगे तब जाके आपके माइंड में बैठेगा। पहली बार यदि कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट, में बोलेंगे 3 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि यदि आपने कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट यदि आपने बेची जो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, जहां इंडिविजुअल एसेट मैकेनिज्म होता है, क्या होता है एक्चुअली आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करके एसेट की वैल्यू को कम किया है, यस और नो। तो इसलिए यदि लॉस हो रहा है तो लॉस पर बोलो, ऐसे बोलो डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और चार्ज कर। और यदि आपने फॉर एग्जांपल एसेट को ज्यादा में बेच दिया तो भैया आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लिया होगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करके पहले माइनस किया था तो अब वापस से पीजीबीपी के अंदर ऐड कर लो। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है डायरेक्टली कैपिटल गेन में नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट और लॉस हुआ तो कहां जाएगा, कैपिटल गेन में। यहाँ कैपिटल गेन में नहीं आएगा, यहाँ पे कहां जाएगा, पहले पीजीबीपी में ही होगा। तो यदि कोई भी एसेट को आपने बेचा और बेच के यदि आपका लॉस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और यदि प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट तक, कहां तक, कॉस्ट कितनी थी हमारे एग्जांपल में 2 लाख रुपीज, तो किसका पार्ट होगा वो, बैलेंसिंग चार्ज पीजीबीपी में। और अबव द कॉस्ट जो भी आपने एसेट को सेल करके अमाउंट रियलाइज किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आवाज नहीं आ रही, हाँ कोई कुछ बोला था, नहीं समझा रहा हूं एक्चुअली, ऐसे मत पढ़ो, इसको उल्टा पढ़ो। सेट को बेचकर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा कैपिटल गेन में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए, नहीं बेचेंगे कैपिटल गेन में, क्योंकि भैया ये आपको इंडिविजुअल एसेट दिख रही है, इधर देखो आपको इंडिविजुअल एसेट दिख रही है ना, तो भैया आपने ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था ना, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना आपके हाथ में। तो उसकी वजह से यदि आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा तो बिना मतलब का प्रॉफिट आ रहा है, बिना मतलब का लॉस आ रहा है। तो जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस आ रहा है उसको पहले पीजीबीपी के अंदर ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन अबव द कॉस्ट, क्या बोला मैंने, जो भी अमाउंट रियलाइज्ड होगा उससे जो प्रॉफिट आएगा वो किसका पार्ट बनेगा, वो बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। समझ में आई बात। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोलता है कि एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना आपका काम है, और एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से डब्ल्यूडीवी कम और ज्यादा हो जाती है, और डब्ल्यूडीवी और सेल प्राइस को आपस में कंपेयर करने की वजह से आपका प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपके हाथ में। तो इसलिए डब्ल्यूडीवी और सेल प्राइस, क्या बेटा, डब्ल्यूडीवी और सेल प्राइस को जब आपस में कंपेयर करते हो और यदि कोई लॉस हो रहा है तो उसे लॉस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया। ये वर्ड बोलो, डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया तो बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, लेकिन अबव कॉस्ट, क्या बेटा, फिर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल की। ध्यान रहेगा एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 10, an electricity company which was charging the depreciation on straight line method and whose actual cost of the asset was 6 lakh rupees, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 5,50,000 रुपीज, 6 लाख रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट है, 5.5 लाख रुपए की डब्ल्यूडीवी है। सोल्ड दी एसेट ड्यूरिंग 25-26 आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years what will be the tax treatment if the asset is sold for। एक बार मैं चाहता हूं तुम लोग करें, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगा, छोटा सा क्वेश्चन, मुझे पता चले कि तुम लोग कहां अटकते हो और कैसे कंफ्यूज होते हो। कोई आंसर बताएगा तुम में से, सबने ट्राई कर लिया, ऑलमोस्ट सबका सही है, बहुत सिंपल है। आपका डब्ल्यूडीवी 5.5 लाख, सेल प्राइस 4.5 लाख रुपया, तो सिंपल सा पॉइंट है, देखते समझ में आ गया। चल 5.5 लाख रुपए की एसेट को आपने 4.5 लाख में बेच दिया तो लॉस हुआ, लॉस नहीं बोलते, बोलते कम में बेचा, सॉरी हाँ कम में बेचा, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया। तो और डेप्रिसिएशन चार्ज करो, लॉस मत बोलो, और डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो वैल्यू कम हो जाती है, आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर रखा है, क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन। तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, कितना अमाउंट,
क्या बात है, वी आर जीनियस, सबका सही था। पॉइंट नंबर बी, WDV में तो कोई चेंज नहीं है। WDV तो आपका वो 5.5 लाख रुपए ही दिया हुआ है, लेकिन सेल प्राइस 4.5 लाख रुपए की जगह 5,80,000 रुपीज है। कितनी है? 580। हेलो, तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट है। लेकिन 6 लाख रुपीज तक की कॉस्ट तक जो भी आपका प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट क्या आता है? आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग चार्ज। कितना अमाउंट? किन किन को नहीं आ रहा समझ में? सबको आ रहा है? मैंने बोला सबका सही था, फिर भी एक बार करवा रहा हूं जिससे कि किसी को कंफ्यूजन हो तो पता चल जाए। यदि WDV तो वही आपका 5.5 लाख रुपए ही रहेगा, लेकिन सेल प्राइस इज 7 लाख रुपीज ईयर, तो प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का हो रहा है। लेकिन 6 लाख रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट तक का जो प्रॉफिट है, मतलब ये क्या बोल सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर। किससे ऊपर? वो कितना प्रॉफिट है? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीज अबव ओरिजिनल कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। अबव ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 6 लाख। तो 7 - 6 दैट इज 1 लाख रुपीज इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ रही बात बेटा? और आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग। लॉक कर दो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन सॉल्व ही है। यस, क्वेश्चन से सिंपल है, एक बार कल डिस्कस कर लेंगे। मैं एक बार होमवर्क दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा अपने लिए स्पीड अप हो जाएगा, वरना कोर्स कंप्लीट होने में प्रॉब्लम होगी। और सोल्व भी दिए हुए, तो कोई कंफ्यूजन हुआ तो अपन कल क्लास में देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 13 भी होमवर्क। तो मैं आज अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, आज मैं सिर्फ करने के लिए दे रहा हूँ। फिर जो प्रॉब्लम्स आएगी वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और क्वेश्चन नंबर 14 में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन तो सर समझ में आ गया, अभी भी कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क। मेरे पास क्यों दिया हुआ है? ये नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 13 एंड 14 तो आज सीक्वेंस में प्रॉब्लम है, काउंट नंबरिंग सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14, राइट। ये रीड कर लेना, शायद अपना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेट ऑफ वाले चैप्टर के अंदर। यस, तो अपन ने बेसिकली क्या पढ़ा है, रिकॉल कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन पढ़ लिया, डेप्रिसिएबल एसेट को बेचेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा, पावर यूनिट के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये सब हमने पढ़ लिया है। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? नाउ सेक्शन 35, सेक्शन 35 दैट इज द साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35 दैट इज द साइंटिफिक रिसर्च। आपको पता है हम इंडिया पीछे इसी में तो है। गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है सालों से, क्या इंडिया में भी रिसर्च। हम बोलते हैं जैसे चाइना के अंदर बढ़िया नए प्रोडक्ट बनते हैं, वैसे इंडिया में भी नए नए प्रोडक्ट बनने चाहिए, इनोवेशंस होनी चाहिए।
तो भैया उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च को आपको क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा। यहाँ पे पीसीबी वाले चैप्टर के अंदर इनकम टैक्स से कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन यदि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करता है, क्या करता है, तो साइंटिफिक रिसर्च इन हाउस भी हो सकती है, आप थर्ड पार्टी से भी करा सकते हैं या उनको डोनेशन भी दे सकते हैं। क्या कहा, कुछ समझ में आया? इन हाउस समझ में आता है। बहुत सारी कंपनी से जनरली फार्मा के अंदर ज्यादा होता है दवाइयों में। ऐसे थोड़ी है कि आप कोई भी दवाई बना लोगे, तो बहुत रिसर्च करनी पड़ती है इनको। क्या करनी पड़ती है? तो यहाँ पे जो प्रमोट किया गया है, जो बेनिफिट जो दिया गया है, वो दिया गया है साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग, कि यदि आप साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग यदि कोई बिजनेस के अंदर एंगेज हो तो आप इन हाउस भी कर सकते हो, या जो करने वाली जो इंस्टीट्यूट है, लेबोरेटरीज है, आप उनको भी कोई पेमेंट या डोनेशन दे सकते। आपने बहुत सारे कॉलेज में भी पढ़ा होगा, सिर्फ कॉलेज का नाम होता है या कॉलेज के आगे रिसर्च भी लिखा हुआ होता है, शायद ऐसा मुझे ध्यान है, JECRC कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च वर्ड शायद ऐड। ऐसे बहुत सारे कॉलेज के आगे आपने देखा होगा रिसर्च लिखा होता है, महात्मा गांधी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो वो रिसर्च में भी इन्वॉल्व होते हैं और पढ़ा भी रहे होते हैं। तो बहुत सारे जो रिसर्च करते हैं आप उनको पेमेंट दो, आप मत करो। या कुछ ऐसे भी है कि जो अपने बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग क्या करते हैं, इन हाउस रिसर्च भी करते हैं। क्या करते हैं? तो सेक्शन 35 यही बोलता है कि यदि आपने साइंस रिसर्च के रिगार्डिंग यदि आपने कोई भी खर्चा किया या कोई भी पेमेंट किया तो कितना रिडक्शन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये देखना है सेक्शन 35 में। इसको अपन ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है, वन इन हाउस रिसर्च एंड सेकेंड इज पेमेंट और डोनेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस। और इन हाउस का मतलब क्या हुआ, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? मतलब अपना बिजनेस भी कर रहे हो और उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए इन हाउस रिसर्च भी कर रहे हैं। और जनरली मैंने बताया फार्मा कंपनीज, तो जो फार्मा कंपनीज है वो क्या करती है, अपना बिजनेस तो कर ही रही है फार्मा का, मेडिकल्स का, मेडिसिन का, और साथ में उसके रिगार्डिंग क्या करती है, रिसर्च भी करती है। तो ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेज, ऐसे बिजनेस यूनिट जो अपना बिजनेस तो चला ही रही है और बिजनेस को चलाने के लिए क्या करती है, रिसर्च भी करती है, इन हाउस रिसर्च। तो रिसर्च दो टाइप का हो सकता है, रिसर्च में बी ड्यूरिंग द बिजनेस और रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। यस और नो? आप खुद सोचो, यदि आप भी एक दिमाग में आपके आइडिया आता है कि प्रोडक्ट लेके आना है, तो आप प्रोडक्ट लाने से पहले क्या करोगे, बहुत सारा रिसर्च करोगे। तो दोनों है, यदि इन हाउस मतलब अपने ही बिजनेस के रिगार्डिंग यदि आप कोई रिसर्च करते हो तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी आपका रिसर्च किया जाता है वो पॉइंट नंबर A1, और एक बार बिजनेस आपका स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले यदि आपने कोई भी रिसर्च किया तो पॉइंट नंबर A2। लेकिन यदि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यदि कोई भी रिसर्च की आप बात करते हो तो कितना पुराना रिसर्च कंसिडर किया जाएगा, 15 साल पुराना या 1000 साल पुराना? 100 साल पुराना कैसे कार्य आती थी बेटा, और आज कैसे कार्य आती है, और आने वाले वक्त में पता नहीं कैसे कार्य आएगी। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, पानी से चलेगी कारें, ये सब हुआ नहीं है, नई नई चीजें पढ़ता है तो मैं ऐसे ही कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। पानी में चलने वाली कारें तो बन गई है, इंडिया में नहीं आई है लेकिन यस वर्ल्ड में तो कहीं ना कहीं है, पानी में चलने वाली कारें, ये सब कुछ होता है था कुछ ना कुछ। भैया अब आने वाले 15 साल बाद देखोगे तो भैया जो टैक्सी आज जमीन में चलती है, टैक्सी हवा में चलेगी, और ये तो बहुत जल्दी होने वाला है, वर्ल्ड में स्टार्ट हो चुका है, मजाक नहीं कर रहा हूं। टैक्सी हवा में चलती है आजकल, जमीन में कहां चलेगी, जमीन में जगह ही नहीं है। तब ये क्यों बता रहे हो भैया, रिसर्च पुराना हो जाता है। 10 साल पहले कोई रिसर्च किया था वो गवर्नमेंट बोलती है क्या मजाक कर रहा है भैया, तो 3 साल वाला, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े बड़े लेवल पे रिसर्च होते हैं तो 2 दिन इनमें नहीं होते, टाइम लगता है, तो 3 इयर्स इज इनफ। आप ये नहीं बोल सकते भैया मैंने 10 साल पहले रिसर्च किया था उसका खर्चे का डिडक्शन ले लूं, झूठे चुप।
समझ में आया? तो यदि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो 3 साल के अंदर जो भी आपने रिसर्च के रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस किए, डिडक्शन मिल जाएगा। तो 2 पार्ट है, A1 और A2। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपने बिजनेस में। यदि आप अपने बिजनेस के अंदर यदि कोई भी रिसर्च यदि आप करते हो ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो A1 के अंदर 2 पॉइंट आएंगे, या तो वो एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू नेचर का है या वो एक्सपेंसेस आपके कैपिटल नेचर का है। और यदि रेवेन्यू नेचर का यदि एक्सपेंसेस है तो पूरा का पूरा 100% रिडक्शन मिल जाएगा। और यदि कैपिटल नेचर का यदि एक्सपेंसेस है तो ये याद रखना पड़ेगा कि जो आपने लैंड परचेज की है उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी जो बिल्डिंग या जो भी अदर एसेट परचेज करोगे उनके ऊपर भी 100% रिडक्शन मिल जाएगा। वैसे नहीं मिलता। इधर बेटा, इधर बिल्डिंग 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 आपने 3 बार क्यों बोला? क्योंकि बिल्डिंग पर 10% डेप्रिसिएशन मिलता है एवरी ईयर। लेकिन बिल्डिंग यदि आपने परचेज की है फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तो पहले साल में ही 100% डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना परसेंट लिखा हुआ है क्लियरली? लैंड के अलावा जमीन को छोड़ दो। आपने ऐसे क्यों? जमीन पे डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता, जमीन पे डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता और साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जमीन की वैल्यू कम थोड़ी होती भी। तो जमीन नहीं, जमीन के अलावा बाकी कोई एसेट आपने खरीदी हो तो उसका 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा एवरीवन? टैक्स पढ़ने बड़ा मजा आता है लेकिन दिमाग बहुत चलता है। क्या बेटा? आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग यदि कोई भी रिसर्च यदि आप कराते हो तो रिसर्च का जो भी आपने एक्सपेंसेस किया तो वो एक्सपेंसेस या तो रिवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल नेचर का होगा। रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस का 100% रिडक्शन मिल जाएगा और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस में जो आपने जमीन खरीदी है उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। जमीन के अलावा बिल्डिंग या कोई भी अदर एसेट जो भी आपने एक्वायर्ड किए तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन 32 वाला नहीं, सेक्शन 35 बोलता है कि फर्स्ट ईयर में ही 100% डिडक्शन क्लेम कर लो। और यहां तक कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, क्या बेटा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी यदि आपने रिसर्च के पर्पस के लिए यदि आपने कोई एक्सपेंसेस किए हो तो उन एक्सपेंसेस का, लेकिन कितने ईयर पहले? 3 इयर्स ओनली। बिजनेस कमेंस करने के जो पहले के जो 3 इयर्स है उन 3 इयर्स के अंदर जो भी आपने एक्सपेंसेस किए उन एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन मिलेगा। अगेन एक्सपेंसेस 2 टाइप के होंगे, या तो रिवेन्यू या कैपिटल, या तो रिवेन्यू या कैपिटल। और यदि रिवेन्यू नेचर का यदि एक्सपेंसेस है तो सैलरी जिसमें परक्विजिट का अमाउंट हटा दो और जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसका 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? सैलरी का और रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, बाकी और कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ ही नहीं तो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो भी आपने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस किए, एक तो आपने बंदे रखे होंगे 4-5, उनके जो भी आप सैलरी पे करते हो परक्विजिट को हटा दो, परक्विजिट को हटा के उनकी जो भी सैलरी फीस कमीशन जो भी है रेम्यूनरेशन जो है परक्विजिट के अलावा वो, और रॉ मटेरियल उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपने कोई खर्चे किए होंगे तो उन खर्चों का 1 रुपए का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट सेम है दोनों में। दिख गया दोनों को? तो वैसे भी दिख ही रहा होगा। मतलब कैपिटल नेचर के केस में यदि एक्सपेंसेस आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस किए हो या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किए हो, एक ही बात है, लैंड जो आपने परचेज की उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। और लैंड के अलावा यदि आपने कोई भी एसेट यदि एक्वायर्ड किए तो उसका 100% रिडक्शन मिल जाएगा। ये चार्ट समझ में आ गया सबको? ऑलरेडी बना हुआ है, समझा हुआ लिखा हुआ है सबके, देख लो फटाफट एवरीवन। समझ में आ रहा है? यदि आप इन हाउस रिसर्च खुद नहीं करते, आप करवाते हो, पेमेंट देते हो, डोनेशन देते हो, कंट्रीब्यूशन देते हो, तो पार्ट बी डोनेशन और कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, डोनेशन, पेमेंट और कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स। इसमें मैंने 3 कैटेगरी बना रखी है बी के अंदर, B1, B2 एंड B3। इसमें मैंने 3 कैटेगरी बना रखी है B1, B2, B3।
तो B1 के अंदर क्या क्या आएगा, RICU, क्या आएगा, RICU, R फॉर रिसर्च एसोसिएशन, I फॉर इंस्टीट्यूट, C फॉर कॉलेज, U फॉर यूनिवर्सिटी। RICU, रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। वो जो भी आप पेमेंट देते हो, लेकिन कौन से कॉलेजेस, सारे नहीं, अप्रूव्ड। ये सारे कॉलेज के आगे आपने रिसर्च वर्ड देखा भी नहीं होगा, ओनली कुछ कॉलेजेस के आगे आपने देखा होगा रिसर्च वर्ड ऐड होता है, कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटीज में भी। अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को यदि आपने साइंस में रिसर्च के लिए यदि पेमेंट किया, किसके लिए पेमेंट किया, तो जितना आपने पेमेंट किया उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए यदि आपने पेमेंट किया डेटा कलेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, सोशल डेटा होता है जरूरी, कितने बुढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कितने कितने डोकरीज हैं, कितना डोकराज है। और ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस टाइप का प्रोडक्ट लाना है। यदि ऐसे एरिया के अंदर जहां पे बच्चे हो ही नहीं, और आप क्या करो, बच्चों की दुकान ओपन कर लो, तो दुकान क्या होगी सर, बहुत चलेगी, क्योंकि बच्चे अच्छे वाले कपड़े बुड्ढे पहनेंगे ना। क्या कह रहे हो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमेशा क्या होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। क्या सर, नो? क्या कह रहे हो, बात समझ में आ रही है एवरीवन? वापस से, RICU, यदि आपने कोई पेमेंट दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, डोनेशंस दिया, RICU, R फॉर रिसर्च, I फॉर इंस्टीट्यूट, C फॉर कॉलेज, U फॉर यूनिवर्सिटीज, फॉर साइंटिफिक रिसर्च 100% डिडक्शन मिलेगा। और सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए भी यदि आपने कोई पेमेंट या कंट्रीब्यूशन किया तो भी 100% डिडक्शन मिलेगा। और यदि पेमेंट आपने किसी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल लेबोरेटरीज को, जो आपने IITs, जो सबको नाम पता ही है, वैसे भी IITs और नेशनल लेबोरेटरी को जो भी आपने पेमेंट, डोनेशन और कंट्रीब्यूशन किया फॉर द पर्पस ऑफ साइंस रिसर्च, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। यही डिफरेंस है, इसके लिए मुझे अलग करना पड़ा कि यदि मैं RICU को देता हूं, यदि मैं कोई भी पेमेंट या डोनेशन या कंट्रीब्यूशन यदि RICU को देता हूं, तो साइंटिफिक रिसर्च भी हो सकता है, सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं IIT को देता हूं या नेशनल लेबोरेटरी को यदि पेमेंट देता हूं या अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को देता हूं जो R&D के अंदर एंगेज है, उसमें ओनली क्या कवर्ड है, साइंटिफिक रिसर्च ही कवर्ड है, कुछ और कवर्ड नहीं है। जो भी आप पेमेंट दोगे, पेमेंट का 100% डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है जो किसी जमाने में हुआ करता था। पहले कोई जमाने में बड़ा मजा आता था, आप 100 रुपए दोगे, 125 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। आप 100 रुपए दोगे, 200 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। बहुत सालों पहले ऐसा हुआ करता था। तो पहले 35 इंटरेस्टिंग था कि आप 100 रुपए देते हो, डिडक्शन 200 रुपए का मिलेगा, क्योंकि साइंस एंड रिसर्च को प्रमोट किया जाता था। गवर्नमेंट ने सब हटा दिया। अब नहीं, जितना खर्चा किया, जितना पेमेंट दिया, उतना ही डिडक्शन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो एक बार रीड करके समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट तो दे ही नहीं रहे हो कुछ। एक्स्ट्रा बेनिफिट तो जब होता है जब ये 100 रुपए के पेमेंट पे क्या बोलते हैं, 200 रुपए का डिडक्शन, जो पहले होता भी था, जो पहले होता भी था। अब सब में कितना है, 100% है। तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, एक दो बार रीड करोगे माइंड में सेट हो जाएगा। पर इतना ध्यान रखना है कि इतनी सारी कैटेगरीज जो आपने बना रखी है, उसमें ये याद रखना है कि RICU, चाहे आपने जो पेमेंट दिया हो साइंस रिसर्च के लिए दिया हो या सोशल रिसर्च या स्टैटिस्टिकल रिसर्च, दोनों कवर्ड है। और बाकी में क्या कवर्ड है, ओनली, समझ में आ गई बात? और डिडक्शन तो आपको 100% ही मिलेगा। कंफ्यूजन? ए प्रैक्टिकल डाउट, ए प्रैक्टिकल डाउट सर, कोई अप्रूव्ड रिसर्च था, क्या था, अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन था या अप्रूव्ड कॉलेज था? बेटा इधर प्यारी बच्ची, क्या था, कोई अप्रूव्ड कॉलेज था रिसर्च के पर्पज के लिए, तो मैंने उसको क्या किया, 20 लाख रुपए पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट दे दिया, आवाज नहीं आ रही,
और 4 दिन बाद अप्रूवल खत्म हो गई उस रिसर्च एसोसिएशन की जिसको मैंने 20 लाख रुपए पेमेंट दिया। मेरे 20 लाख का क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि भैया जब आपने पेमेंट दिया था उस समय क्या था, अप्रूव्ड था ना। बाद में क्या हुआ, तुम क्या कर सकते हो इसमें, तुम्हारी क्या गलती? समझ में आई बात? तो जिस समय आपने पेमेंट दिया, यदि वो अप्रूव्ड आरआईसी हो या वो क्या हो, आईआईटीज हो या इंडियन कंपनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्रूवल के टाइम क्या बेटा, पेमेंट के टाइम, तो जब पेमेंट या डोनेशन या कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है उस समय क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। बाद में अप्रूवल रिमूव हो जाए उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जो भी पेमेंट दे रहे हो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 35 के अंदर। लॉजिकल बात है। जब सेक्शन 35 के अंदर आप इन हाउस में 100% डिडक्शन ले रहे हो, दो पार्ट है ना सेक्शन 35 के अंदर, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 2 के अंदर तो आप पेमेंट दे रहे हो, तो पेमेंट पे तो वैसे भी डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है। पेमेंट पे तो ऐसे भी आपको 100% डिडक्शन वैसे ही मिलना ही था। लेकिन जो इन हाउस एक्सपेंसेस है, लैंड छोड़ के यदि आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग पे आपको क्या मिलता है वैसे 10% डेप्रिसिएशन, लेकिन आपको 10% डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। हम तो आपको वैसे ही क्या दे रहे, 100% डिडक्शन फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो जिन एसेट के ऊपर आप सेक्शन 35 के अंदर डिडक्शन क्लेम कर रहे हो 100%, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। कोई डाउट? सर यदि आप लैंड परचेज करोगे, इधर बोलो इधर बोलो, इधर इधर इधर, यदि आप लैंड परचेज करोगे डिडक्शन, चार्ट देखो, लैंड पर डिडक्शन नहीं मिलता। यदि आप बिल्डिंग या एसेट यदि परचेज करते हो डिडक्शन, एक प्रॉब्लम है बेटा, लैंड और बिल्डिंग आपने कंबाइन परचेज कर ली, मतलब आपने ऐसी बिल्डिंग खरीद ली जहां जमीन भी और बिल्डिंग बनी हुई है, कंबाइंड हो गया ना। तो लैंड और बिल्डिंग कंबाइंड है, तो क्या करोगे फिर आप? मतलब लैंड और बिल्डिंग दोनों आपने परचेज किए थ्रू ए कंपोजिट एग्रीमेंट, जहां बिल्डिंग का वैल्यू और लैंड का वैल्यू सेपरेट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू के आधार पर लैंड की वैल्यू अलग करनी पड़ेगी और बिल्डिंग की वैल्यू अलग करनी पड़ेगी। अलग करना मैंडेटरी है, क्यों? क्योंकि लैंड की जो भी प्राइस है, लैंड की जो भी प्राइस है उसके ऊपर सेक्शन 35 का डिडक्शन नहीं मिलता, ओनली बिल्डिंग की प्राइस पर सेक्शन 35 का डिडक्शन मिलेगा। जो ट्रीटमेंट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का होता है वही सेम ट्रीटमेंट अनएब्जॉर्ब रिसर्च कैपिटल एक्सपेंसेस का भी होगा। उसी सेम पैटर्न में लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किया जाएगा जैसे आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को करते हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं। जो डेप्रिसिएशन आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पाया उसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 15 लाख रुपए का, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो 13 लाख रुपए ही है, तो प्रॉफिट इनफ नहीं है डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज करने के लिए, तो उसकी वजह से जो भी आपका बच गया डेप्रिसिएशन उसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और वैसे ही अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च भी हो सकता है कि प्रॉफिट कम था, प्रॉफिट कम था, वो पूरा चार्ज नहीं कर पाए आप एक्सपेंसेस। यस रेडी एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर तुम लोग बताओगे। विनोद furnishes the following particulars for previous year 25-26, you are required to arrive at the deduction allowable under section 35 for assessment year 26-27 while computing the income under the head profit and gain from the business and profession. Point number 1, amount paid to Messrs ABC Limited, a company registered in India which as its main object scientific research and development as approved by the prescribed authority, Indian rupees 6 लाख। डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
कौन सा वाला? ये पेमेंट वाला। तो पेमेंट के अंदर थर्ड पॉइंट है ये, अप्रूव्ड इंडियन कंपनीज, अप्रूव्ड इट इज एंगेज्ड इन R&D, 100% डिडक्शन मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, amount paid to IIT Mumbai, amount paid to IIT Mumbai for an approved scientific research program, Indian rupees 3,75,000 rupees। आवाज नहीं आ रही? रिसर्च एक्सपेंसेस ऑन इन हाउस R&D फैसिलिटी। इन हाउस मतलब A1, और ए में आपको पता है कि जो इन हाउस जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं होती। यही ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ बिजनेस। चार्ट देख लो एक बार, ए वाला चार्ट देख लो एवरीवन। तो ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ बिजनेस यदि आपने कोई भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस किए तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। यस और नो एवरीवन? वापस से एवरीवन चार्ट देखो सब, ए वाला। तो ए के अंदर क्लियरली दे रखा है कि यदि इन हाउस यदि आपने कोई भी रिसर्च एक्सपेंसेस यदि रेवेन्यू नेचर के किए तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस का ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ बिजनेस 100% डिडक्शन अलाउड है। पॉइंट नंबर 4, capital expenses on in-house R&D facility is approved by the prescribed authority, Indian rupees 12 lakh। This include the cost of land, सारे 4 लाख रुपया। समझ में आ गया? चल लैंड की वैल्यू का हटा दो तो कितना आया? amount paid to Indian Institute of Science, Bangalore for scientific research, Indian rupees 10 lakh। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वही IITs आएगा, ये उसी से कनेक्टेड है, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। एक बात याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, चार्ट में लिख लेना जिससे कि आपको मिस्टेक नहीं हो। सुनो, सेक्शन 35 जो साइंस एंड रिसर्च है उसको दो कैटेगरी में आपने डिवाइड किया है, ए और बी। ए क्या है? ए क्या है? इन हाउस। और बी क्या है? क्या है? डोनेशन या पेमेंट या कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो पार्ट बी है ना, पार्ट बी, ये नहीं मिलता डिडक्शन, नहीं मिलेगा। किनको नहीं मिलेगा? किसको नहीं मिलेगा? नॉट अवेलेबल टू पर्संस पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 115 BSc। तो एक काम करो, 115 BSc पे उठा के देख लो जल्दी से, 115 BSc जल्दी से उठा के देख लो। उसके टोटल इनकम कंप्यूटेशन के अंदर PCBB के अंदर सेक्शन 35 था क्या वर्ड? मैंने तुम्हें जो नोट्स लिखवाए थे ना, उस नोट्स के अंदर देखो जल्दी से, PCBB के अंदर क्या दे रखा है? सेक्शन 35 को मना किया हुआ है। मिल गया? कौन सा सेक्शन 35? पूरा नहीं, ये वाला पार्ट। मतलब यदि आपने 115 BSc यदि ऑप्ट नहीं किया तब तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी हो दोनों के डिडक्शन मिल जाएंगे। यदि आपने 115 BSc यदि ऑप्ट कर रखा है, 115 BSc डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में यदि आप टैक्स पे करते हो तो पार्ट ए का डिडक्शन तो मिलेगा, लेकिन पार्ट बी वाला जो पार्ट है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि 115 BSc के अंदर यदि आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में यदि आप टैक्स पे करते हो तो। राइट एवरीवन? गुड मॉर्निंग।
क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? तो एक काम करना, ज़्यादा हो जाएगा, तो जितना भी मैंने पढ़ाया है उतना पूरा पढ़ के आना। जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, कल मेरे से पूछ लेना। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।